अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें हैं जी, आज एमक्यूएम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हैरत अंगेज तौर पर जिसको कहते हैं ना, बासी कड़ी में उबाल वाली सूरत हाल नजर आई कि बैठे बिठाए अचानक उनको 1970 क्यों याद आ गया और क्यों उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई करना ज़रूरी समझा। इसके ऊपर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। आज वैसे डॉन अखबार ने भी एक आर्टिकल छापा है जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि जी सदर जरदारी साहब जो हैं वो इतने गुस्से में आए हैं, उन्होंने बड़ी तल्ख ज़बान इस्तेमाल की है, तो इसके पीछे मुमकिन तौर पर क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस पे भी बात करते हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी आपको बताते हैं कि कुछ जाली सर्वे जो हैं वो पब्लिश किए जा रहे हैं, इसका मकसद क्या हो सकता है। और फिर कुछ खबर इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब का जो लास्ट चेकअप था वो संडे के रोज़ हुआ था, जो कि तकरीबन, अब मैं अगर, अब तो जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो मंडे हो चुका होगा, और अगर आप देखें कि संडे से संडे यानी 9 दिन पहले उनका चेकअप हुआ था जब डॉक्टर्स अंदर गए थे। और आखिरी जो उनकी कोई इत्तला आई है उनकी सेहत से मुतालिक वो मंगल के रोज़ आई है, तकरीबन 6 दिन पहले, जब बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली उनसे जाके मिली और उनके थ्रू एक इनडायरेक्ट मैसेज इमरान खान साहब का आया, जिससे ये तासुर मिला कि इमरान खान साहब अभी अपनी आंख को लेकर के कंफर्टेबल नहीं हैं और तकलीफ़ में भी हैं, और उन्होंने अर्जेंसी भी शो की कि उनके ज़ाती मालिक जो हैं उनको एक्सेस दी जाए। तो ये लास्ट मैसेज था जो उनका आया था मंगल के रोज़, वो भी इनडायरेक्ट वे से। और उससे पहले जो उनके डॉक्टर्स होके गए थे संडे को, उसकी जो रिपोर्ट थी वो जिस तरह से सामने आई, उसके ऊपर फिर आपको पता है जो भी कंट्रोवर्सीज और जो भी चहमगोइयाँ हुई वो सब अपनी जगह। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की जो आंख का इशू है उसके ऊपर अगरचे एक कांस्टेंट केयर की ज़रूरत है, हर वक्त उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या इलाज हो रहा है। और वैसे भी उनकी फैमिली और पार्टी की तो ये डिमांड है कि उनका एक कंप्लीट चेकअप होना चाहिए, मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाने चाहिए और एग्ज़ाम, उनको बॉडी पूरी उनकी जो है उसको एग्ज़ामिन किया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए अस्पताल में शिफ्ट करना ज़रूरी है, यही मुतालबा जो है वो बार बार बहनों की तरफ से सामने आया। अब सोशल मीडिया बात कर रहा है, लेकिन पीटीआई कंपैरेटिवली हमें खामोश नज़र आई। उसके बाद अब हमने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने भी ये डिमांड सामने रखी कि इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मालिज को, उनकी फैमिली को रिसाई दी जाए और उनका एक कंप्लीट चेकअप भी करवाया जाए। उनकी सेहत से मुतालिक जो है वो अपडेट रेगुलर करना चाहिए। अच्छा, अब आप एक्सेस नहीं दे रहे ज़ाती मालिज तक, जो कि देनी चाहिए। आप अभी फैमिली को एक्सेस नहीं दे रहे, जो कि देनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये दोनों काम नहीं भी कर रहे तो हुकूमत अपने तौर पर इमरान खान साहब की वेल बीइंग से मुतल्लिक कोई डेली जो है वो एक रिपोर्ट दे सकती है, कोई उनके मामले के ऊपर अवेयरनेस दे सकती है, अपडेट दे सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक टोटल खामोशी है, और पिछले 6 दिन से इमरान खान साहब की आंख के हवाले से और ओवरऑल उनकी सेहत के इशू के हवाले से कोई भी खैर खबर अडयाला के अंदर से नहीं आई है, और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म की तस्दीक की गई है, ना कोई बात की गई है। तो एक टोटल हमें इसके ऊपर खामोशी नज़र आ रही है। अब इसके पीछे हुकूमत की कोई नेग्लिजेंस है या ये कोई बातचीत चल रही है उसकी वजह से ये खामोशी है, लेकिन ये काफ़ी हैरत अंगेज़ बात है। लेकिन बहरहाल अब कल के रोज़ यानी मंगल के रोज़ फिर से फैमिली से मुलाकात का दिन होगा। इम्कान बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि फ़ैमिली की मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या बुशरा बीबी साहिबा की इस दफ़ा मुलाकात होगी? मुझे तो ये भी मुलाकात होती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि जी जो जैसे कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ये बात कह भी रहे हैं कि जी अब मुलाकात उनकी भी बंद हो जाएगी क्योंकि उनके थ्रू मैसेज आ रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले तो ये लोग कह रहे थे कि जी सियासी गुफ्तगू का जो मैसेज है वो बाहर आता है। तो अब जो उन्होंने लास्ट मैसेज भेजा था वो तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं थी। वो तो उन्होंने अपनी सेहत के हवाले से पैगाम दिया था कि भई मैं अभी ठीक नहीं हूँ और मेरे ज़ाती मालिज को अंदर भेजा जाए। ये उन्होंने एक मैसेज दिया था, इसमें सियासत कौन-सी हो रही है? लेकिन हुकूमत ने फ़ौरन से ये फ़तवा सादिर कर दिया कि अब तो बुशरा बीबी की भी मुलाकातें बंद हो जाएँगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने सीरियस हैं इमरान खान साहब के इलाज को लेकर के। अब इस सारे मामले के ऊपर अयाज सादिक साहब ने भी एक स्टोरी दी है कि जी मैं बाहर था, मुझे फ़ोन आया मोहसिन नकवी साहब का, मैंने बैरिस्टर गौहर को कहा। लेकिन फिर वही बात है कि हुकूमती लोगों की, हुकूमती शख्सियात की मुख्तलिफ स्टोरीज़ को बिलीव कौन करे, उनको ट्रस्ट कौन करे। तो ये सारी जो है वो सिचुएशन है, और फिर ये कहते हैं कि जी हमने उन्हें कहा हम हस्पताल मुंतकिल कर देते हैं,
लेकिन फिर आगे से भाई अगर आपने ये कहा तो आप कर देते ना, क्यों नहीं आपने किया? आप कह रहे हैं कि जी हम तो चाहते थे करना, लेकिन वो जो फैमिली थी वो नहीं चाहती। फैमिली तो डिमांड कर रही है, और अगर फैमिली नहीं भी चाहती थी, आपको ये पता है कि उनको अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए, तो आप उन्हें से शिफ्ट कर दें। आप अब ये बात कर रहे हैं कि एवं ही करना खुद नहीं था, नीयत खुद नहीं थी, और आप मलबा जो है वो सारा फैमिली के ऊपर डाल रहे हैं, तो बज़ाहिर तो ये मुझे इसी किस्म की कोई एक काविश जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल जी, अब ये देखते हैं मामला ट्यूसडे वाले दिन तक कोई इसमें पेशरफ्त होती है या नहीं। दूसरी तरफ 25 तारीख भी करीब आ चुकी है, और 25 से पहले पहले इमरान खान साहब को एक इंजेक्शन भी लगना है। ख़बरें यही आ रही हैं कि उन्हें इंजेक्शन तो लगा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल एडमिट नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले की तरह इंजेक्शन लगवा कर वापस जेल में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब उसमें क्या फैमिली को लूप में लिया जाएगा, कोई अनाउंसमेंट होगी, या खामोशी से पहले की तरह कोई कार्रवाई की जाएगी, ये अभी कुछ भी कहना क़ाबिल वक्त है। लेकिन ये चीज़ें सारी जो हैं वो चल रही हैं। ये बहरहाल अब कंफर्म है ऑलमोस्ट कि उन्हें फ़िलहाल शिफ्ट तो नहीं किया जा रहा है इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में, बल्कि इंजेक्शन लगा के वापस ही भेज दिया जाएगा। लेकिन सियासत में काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस पे बहुत से जो सियासी पंडित हैं वो बातें करते हैं। मसलन MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो कुछ बात करते हैं कि जनाब ये क्या बात हुई, कि ये कैसा जुल्म है, ज़्यादती है कि जो 70 सीटें हासिल करे वो इक़्तिदार पे हो, वज़ीर आज़म बने, और जो 180 सीटें हासिल करे वो जो है जेल में बैठा हो। तो इब्तिदा में ये जब क्लिप चलना शुरू हुआ तो सबका ख्याल था कि शायद ये मौजूदा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर वो जो 1970 का मामला था उसके हवाले से बात कर रहे थे, और उसका हवाला दे रहे थे। बेसिकली उसका हवाला क्यों दे रहे थे? क्योंकि पीपल्स पार्टी को अटैक कर रहे थे, और उसमें ये तासुर दे रहे थे कि जनाब पीपल्स पार्टी ने, ज़ाहिर है कि उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इलेक्शन को नहीं तस्लीम किया, जिसके नतीजे में फिर आगे जो कुछ हुआ वो सब तारीख का हिस्सा है। तो वो उस रेफरेंस में जो है वो बात कर रहे थे, वो मौजूदा बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वैसे भी जो वो नंबर्स बता रहे थे सीटों के वो इस दफ़ा नहीं थे। इस दफ़ा के जो नंबर्स थे वो 17 वर्सेस 180 थे। उस वक्त तो फिर भी उन्होंने 70 नशिस्तें हासिल कर ली थी। तो कहने का मकसद ये है कि बहरहाल वो अब की बात कर रहे हो या जब की बात कर रहे हो, वैसे तो मुझे इस बात पे भी, उनकी दीदा दिलेरी पे भी हैरत हुई देख के कि जिस बंदे ने खुद 22 नशिस्तें जो हैं वो जाली फॉर्म 47 हासिल करके जो है वहाँ पे उनके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो किस मुंह से, चाहे कोई तारीखी हवाला भी है, लेकिन वो किस मुंह से किसी को ये ताना दे सकते हैं कि जनाब आपने मैंडेट नहीं माना? भाई आपने मैंडेट माना कराची के लोगों का? आपको तो 5-5 हज़ार वोट पड़ा था, और मुखालिफ जो कैंडिडेट थे उसको 1-1 लाख वोट पड़ा, और आपने फिर भी बेशर्मी से जाके जाली फॉर्म 47 वसूल किए और 22 सीटें जो थी वो चोरी कर ली। तो आपने कराची के लोगों का मैंडेट माना, जो आप उन्हें ताने दे रहे हैं कि जी आपने फलां टाइम पे मैंडेट नहीं माना था? तो वैसे हैरत ही है, मतलब है। उसके अलावा अब ये बात ज़रूर अलबत्ता हो रही है कि जी ये अचानक से MQM को उस वक्त का मैंडेट क्यों याद आ गया, और ये क्यों पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पे जो सियासी पंडित हैं वो ये कहा करते हैं कि जब MQM भी किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दे, तो फिर समझ लें कि कहीं ना कहीं से कोई इशारा आ चुका है। और शेख रशीद का भी बड़ा मशहूर वो मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बात की थी कि जब MQM भी पीछे हट गई थी अदम एतमाद के वक्त, तो हमें समझ आ गई थी कि पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और अब हुकूमत गिर ही जाएगी। तो MQM की जो जागना होता है इसमें अकल वालों के लिए निशानियां भी होती हैं। ये बातें सारी जो हैं वो डिस्कशन में आ रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो भी कुछ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनके लास्ट जो खिताब थे उसमें बड़े उन्होंने अजीबोगरीब सी गुफ्तगू की, जो कि सदर के मनसब के शायान शान भी नहीं थी, और वजह भी नहीं समझ आई कि आखिर उन्हें किस बात ने इतना परेशान किया कि वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे आके। बल्कि उस तरह की गुफ्तगू करके उन्होंने अपने लिए ही महाज खोल लिया, और फिर वो बातें रिपीट होना शुरू हो गई जो कहीं अभी तारीख के पन्नों में कहीं गुम थी, लेकिन अपनी ही गलती की वजह से वो सारी चीज़ें खोल खोल के फिर सामने आना शुरू हो गई। तो मुझे समझ नहीं आई कि उन्हें आखिर इस चीज़ की क्या ज़रूरत पेश आई। डॉन अखबार इस बारे में लिखता है कि जनाब पसे पर्दा कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो थोड़े से हुए हैं फ्रस्ट्रेट, गुस्से में आए हैं, और उसमें कुछ चीज़ें जो पीछे चल रही हैं उसमें अर्ली इलेक्शन की तरफ भी बात जा सकती है। इस वजह से जो है वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे ऑनेस्टली इसको कुल्ली तौर पर इत्तेफाक नहीं करती। अर्ली इलेक्शन से आसिफ जरदारी को क्या इशू होगा? अव्वल तो मुझे इस वक्त कोई अर्ली इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर कोई ऐसी कहीं दूर पार में कोई बात ऐसी डिस्कशन में आई भी हो,
तो तब भी आसिफ अली जरदारी को अर्ली इलेक्शन से क्या प्रॉब्लम होगी? बज़ाहिर इस वक्त उनकी हुकूमत भी नहीं है, बज़ाहिर उनके लिए कोई ऐसा चैलेंज हमें सिंध में भी दिखाई नहीं दे रहा कि जिस पे हम ये कहें कि जी बहुत उनके लिए कोई मुश्किल हो जाएगी। यानी वैसे तो मकबूलियत है पीटीआई की और दीगर कॉम्प्रेस को जमातों की, लेकिन सवाल ये है कि अगर इसी तरह का इलेक्शन होना है जैसे पहले हुआ था तो फिर तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। तो उन्हें किस बात की टेंशन हुई, ये मुझे इस बात में कोई ज़्यादा वज़न दिखाई नहीं देता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो कि उन्हें टेंशन में मुब्तला कर रही है, और वो है 28वीं आईनी तरमीम, जिसके लिए इस वक्त मोहसिन नकवी साहब भी जो हैं वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की हैं, पीपल्स पार्टी से भी उनकी ये पिछले दिनों एक इजलास हुआ है, उसके अंदर मुलाकात भी हुई है, और बाकी भी कुछ जमातों से वो मिल मिला रहे हैं। तो अब ये कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि 28वीं तरमीम, जिसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया गया था कि ये मार्च में लाई जा सकेगी, तो उसके लिए कोई पेशरफ्त जो है वो चल रही है। अब एनएफसी वार्ड हो या सूबे बनाने की बात हो या फिर 18वीं तरमीम की कुछ चीज़ों को रोल बैक करने की बात हो, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा सख्त स्टैंड लेती है, और वो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से आसिफ जरदारी साहब जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई हमने सूबे बनाने हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नज़र नहीं आते। अब जब वो इसके लिए कोई कोऑपरेट करने के लिए दिखाई नहीं देते, तो उसके बाद ऐसा बज़ाहिर लगता है कि फिर एमक्यूएम को जो है वो इशारा मिला है कि जनाब पै जाओ फिर रहनू, तो वो अब जो है वो इसके ऊपर कि आपको खोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे तो इसमें ये जो सारी गेम है इसके पीछे 28वीं तरमीम ही का शाखसाना नज़र आ रहा है। बाकी चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो देखेंगे, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि जी ये हुकूमत जाने वाली है, इलेक्शन होने वाले हैं, इमरान खान की वापसी हो रही है, तो वो वाले हालात तो अभी नज़र नहीं आ रहे। हाँ, कुछ ऐसी ख्वाहिशें ज़रूर हैं इस सिस्टम की जिसको वो मज़ीद अभी पूरा करना चाहते हैं, और उसके लिए जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, चूँकि वो जानते हैं कि वो इनकार की सकत नहीं रखती, तो वो फिर उनके साथ कुछ थोड़ा सा टेढ़ी उंगली करके भी अपना काम निकलवाना जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त चल रही हैं, और बज़ाहिर ये मामलात जो हैं अल्टीमेटली इन्हें मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो फिर जो सख्ती इस वक्त पीटीआई के साथ हुई है उसके बाद ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करें। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इनकार करेंगे। कुछ लोग कुछ दो के ऊपर कुछ ना कुछ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेंगे। जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो रही है तो इस बात के खदशात मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने क्या अपनी जो एक उनकी लिटरल पोजीशन थी, हिस्टोरिकल पोजीशन थी फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, क्या उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है? बहुत सारी चीज़ें पस पर्दा होती हैं, लेकिन वज़रा उसके ऊपर खुल के बात नहीं करते, पार्लियामेंट में उसमें एतमाद में नहीं लिया जाता, और बाकी भी अगर आप मुख्तलिफ़ दफातर से भी सुनगुन लेने की कोशिश करें तो क्लैरिटी से इसके ऊपर कुछ नहीं बताया जाता कि भाई जो आप ये मीटिंग्स कर रहे हैं ट्रंप के साथ और बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हैं, उसके अंदर भी मुलाकातें हो रही हैं, इनके प्लान ऑफ एक्शंस हम पढ़ते हैं, जो इस वक्त गज़ा की सूरत हाल है उसको देखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक मौमा सा बन जाती हैं कि भाई हम आखिर कर क्या रहे हैं। अब बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि जी पाकिस्तान ने अनऑफिशियली इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसको ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा है तो ये कब तक बात छुपी रह सकती है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके ऊपर कवर करने की क्यों कोई कोशिश होगी। लेकिन एक बात जो हैरान कुन थी वो ये कि गैलप ने एक सर्वे करने का दावा किया है कि जी पाकिस्तान में ये सर्वे कंडक्ट हुआ है। उसमें उन्होंने सवाल किया है कि जी नेतन्याहू जो हैं वो कितनी नापसंदीदा शख्सियत है लोगों की पाकिस्तान के अंदर, और उसमें उनके क्लेम के मुताबिक 49% लोगों ने कहा है कि नेतन्याहू इस्राएली वज़ीर आज़म एक नापसंदीदा शख्सियत है। गोया वो ये कह रहे हैं कि 51% जो है वो समझते हैं कि नेतन्याहू जो है वो नापसंदीदा शख्सियत नहीं है। अब ये एक ऐसी बात है कि जिसको आप बग़ैर सर्वे के भी मान नहीं सकते, और सबको पता है कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन के लिए क्या जज्बात हैं, गज़ा के मुसलमानों के लिए क्या जज्बात हैं, और नेतन्याहू के लिए क्या जज्बात हैं। अब उसके लिए मुझे कोई जाके इवन सर्वे नहीं करना पड़ेगा, मैं तब भी आपको बता सकती हूँ।
تو گیلپ کا جو سروے ہے مبینہ اس میں اتنی بڑی بات کر دینا کہ جی 49% صرف ایسے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناپسندیدہ شخصیت ہے، وہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یا تو اب یہ ایک پلانٹیڈ سروے ہے جس کا مقصد جو ہے وہ پھر جیسے میں نے کہا کہ کوئی جیسے آپ گراؤنڈ تیار کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے لیے، تو یہ اس طرح کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بہت ہی کوئی بڑی بونگی ہے جو کہ گیلپ نے ماری ہے، کیونکہ اس کو کسی طور بھی قبول نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے۔ بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ٹویٹر کے اوپر بہت سے لوگوں نے اپنے طور پر یہ پول کرنے کی کوشش کی، کروانے کی کوشش کی، جاننے کے لیے کہ کیا واقعی لوگ جو ہیں وہ نیتن یاہو کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں ان کی پسندیدگی کے حوالے سے۔ تو اس کے اوپر بلکہ میں دیکھ رہی تھی صدیق جان نے بھی ایک پول کنڈکٹ کروایا ہوا تھا، اور چند ہی گھنٹوں میں کوئی 12-13 ہزار ان کے اس کے اوپر ووٹس تھے، اور اس میں 98% سے بھی زیادہ لوگ جو تھے وہ اس بات کے حامی تھے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ ایک قابل نفرت شخصیت ہیں۔ تو یہ تو ایک وہ ایسا سروے تھا کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ جو ٹویٹر کے پولز ہوتے ہیں اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ کئی کئی ہزاروں کی تعداد میں، 20-20 ہزار، 25-25 ہزار کی تعداد میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ عام طور پہ جو سروے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اس میں جو سیمپل سائز ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی طرح ہر جگہ کی ریپرزنٹیشن بھی نہیں دے رہا ہوتا، جبکہ ٹویٹر وغیرہ پہ تو اکثر ہر شہر وغیرہ سے لوگ ظاہر ہے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹویٹر کا پول جو ہے وہ بڑا کوئی اوتھینٹک ہے، لیکن بہرحال وہ ایک اجتماعی جو رائے ہے اس کا اظہار ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے کہ 98% سے بھی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیتن یاہو ناپسندیدہ شخصیت ہیں، جبکہ ادھر گیلپ جو ہے وہ کس قدر فراڈ کام کر رہا ہے، اور یہ ایک اتنی فجڈ قسم کی فگرز جو ہیں وہ دے رہا ہے۔ تو اب اس کے اوپر بھی بہت سے سوال جنم لے رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں یہ پھر ایک فیک سروے جو ہے اس کو پبلش کیا گیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ نہیں جی لوگوں کی رائے جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے اسرائیل کے بارے میں یا نیتن یاہو کے بارے میں پاکستان کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ابھی حکومت ان کے اوپر کھل کے کوئی سٹانس نہیں لیتی ہے، لیکن چیزیں بہت سی غیر محسوس طریقے سے محسوس ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور لوگ جو ہے اس کو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں کہ پہلے وہ باتیں جن کو کوئی ڈسکس بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب وہ ہم آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم کیسے اگنور کریں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی کارروائیاں ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں، نیتن یاہو کا وزیر خارجہ آتا ہے اور ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہے اس کے ساتھ سٹیج بھی شیئر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ ایک ایسے بورڈ کا حصہ بن رہے ہیں جس میں وہ لوگ بھی ممبر ہیں، جبکہ جس بورڈ کے لیے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ جی غزہ یا فلسطین کے لیے وہ بورڈ بنایا گیا، وہ اس کا ممبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے حوالے سے کچھ جو سوچ ہے وہ بہت سارے سوالات کو آٹومیٹکلی جواب دیتی ہے کہ کیوں آخر ٹرمپ آپ کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے، اور کن چیزوں کے اوپر جو ٹرمپ ہے وہ آپ کے لیے اتنا جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا فین ہوا پڑا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اس کو چاہیے آپ سے، اور وہ آخر کیا چاہ سکتا ہے آپ سے؟ ظاہر ہے پاکستان کو اتنا امیر کبیر ملک تو ہے نہیں کہ اس سے بڑے انہیں پیسے چاہیے ہوں گے، تو آخر کیا اس سے آپ دے رہے ہیں، اس کی کون سی خواہش آپ پوری کر رہے ہیں کہ جو وہ اتنا آپ کو جو ہے وہ ایڈمائر کر رہا ہے؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر حکومت کوئی موقف نہیں دے رہی، لیکن جب کوئی موقف نہ دیا جا رہا ہو وہیں پہ پھر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ یقیناً پھر کچھ ایسا ہے جو کہ ابھی تک ریویل نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، ویسے ریویل کرنے کی بات ہوئی ہے تو ایک مزیدار خبر یہ بھی ویسے آئی ہے جو کہ بالکل ٹوٹلی ابھی تک ہیئر سے ہے، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریومرز ہے، لیکن یہ خبر کہیں نہ کہیں سے چل رہی ہے بہرحال، اور وہ خبر یوں ہے کہ جی جو مریم نواز کے طیارے پر تنقید ہو رہی ہے وہ ایک طیارہ نہیں ہے بلکہ ایک اور طیارہ بھی کسی اہم شخصیت کے لیے خریدا گیا ہے، اور اس طیارے کی جو خریداری ہے اس کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ ابھی تو ایک طیارے کا مسئلہ ہی گلے سے ہٹا نہیں تھا کہ اب ایک اور طیارے کی باز گشت ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی کسی اہم شخصیت کے لیے لیا گیا ہے، اور بلکہ اس وقت استعمال بھی اس کا ہو رہا ہے۔ تو اب اس کے اوپر کون بات کرے، کیونکہ جن اہم شخصیات کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے بات کہ بھئی ان کے لیے لیا گیا یا ان کی طرف سے لیا گیا ہے، تو وہ وہاں پر تو پھر بہت سے پر جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو اوورسیز مختلف ولاگز کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ڈیٹیلز فراہم ضرور کرتے ہیں کہ جناب یہ اہم شخصیت کے لیے طیارہ لیا گیا ہے اور وہ 20 ارب کا لیا گیا ہے، اس کا یہ کلر ہے، اس کا یہ ماڈل ہے، وہ اس طیارے سے بھی زیادہ لگژریس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی مزید کلیریفیکیشن جو ہے وہ سامنے
نہیں آئی ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بڑی ریومرز چل رہی ہیں. جیسے کہ عمران خان صاحب کے آنکھ کے معاملات کو لے کر کے، پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت جو پس پردہ ہو رہی ہے اس کو لے کر کے، موجودہ حکومت کے اوپر عدم اعتماد کو لے کر کے کہ جناب کوئی دراڑ تو نہیں آ گئی ہے، کوئی سسٹم چینج کرنے کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، کسی نئے ونڈر بوائے کی تلاش تو نہیں ہے. تو بہت کچھ جو ہے وہ کھچڑی پک رہی ہے. ابھی گراؤنڈ پر سامنے سچ ہمیں کچھ ایسا سالڈ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہ خبریں جو ہیں وہ ہر طرح سے، ہر طرح کی ادھر ادھر سے ضرور گونج رہی ہیں. اور جب خاص طور پر ایسے حلقوں سے گونجنا شروع ہو جائیں کہ جو عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور انہی کی لائن ٹو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر آٹومیٹکلی لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پک ضرور آئے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.